बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जब भी कोई तहरीक चलाने लगती है तो उसके अंदर ही इख्तलाफात की एक ऐसी लहर उठती है कि तहरीक चलने से पहले ही नाकाम हो जाती है। ये बाज़गश सुनाई दे रही है, वो पार्लिमान की कमेटियों से तो बाहर आ रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या खान साहब के लिए जो कोई आसानी हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वफाक वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे, उन पे इससे राय लेंगे और आगे चल के हम दो बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं कि हुजाज का डाटा लीक हुआ और ये चेयरमैन पीटीए के इंकशाफात हैं, और इसी तरह एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया सिंध में। एक मुताब फिर ऊँटों पर वडेरों का जो जुल्म है वो जारी है और हुकूमत सिंध जो है इस हवाले से बेबस नज़र आती है। तो इस हवाले से कादर मंदोखेल साहब से भी आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं फवाद चौधरी साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। चौधरी साहब, ये क्या है जब भी कोई बात चलती है कि अब ये होना है कोई तहरीक, अभी कोई मेरे ख्याल में कोई एक मजहबी तहरीक थी आप कह लें, या पता नहीं माशरती से क्या मैं नाम दूँ, आप ज़्यादा बेहतर नाम देंगे, तो फिर पता चला कि ये तो कोई कन्फ्यूजन का शिकार हो गई। और फिर बहुत से लोगों ने, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत से लोगों ने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर बहुत से लोगों ने कहा जी ये जो ताल्लुक़ कह रहे हैं नहीं है, ये सारे हैं हमारे गद्दार और इस्टेब्लिशमेंट के लोग। तो आप ज़रा बताएं कि ये चल क्या रहा है? देखिए, बात यह है फरूख के पीटीआई जो है ना, वो एज अ पार्टी अब कोई इफेक्टिव फोर्स रह नहीं गई। आइडियाज़ उनके पास नहीं है। जाहिर है एक डंडे सोटे को कितनी देर तक जो है वो आप उस तरह होल्ड कर रहे हैं। इमरान खान पोटेंशियल ताकत है, तहरीक इंसाफ पोटेंशियल ताकत नहीं है। लोग इमरान खान के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। और एक्चुअली जो इक़दाम उठाए हुकूमत ने उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को तो बहुत नुकसान पहुंचाया है उन्होंने, लेकिन वो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है, लेकिन इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। अब पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि आपने जो काडर ख़त्म किया उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज की सतह के ऊपर, वो तो फिल नहीं हो पा रहा। उसके नतीजे में नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई तीनों ही तकरीबन अपनी जो सियासी वक़्त है वो खो चुकी हैं। सिर्फ एक ही लीडर है पाकिस्तान में इस वक्त सियासी एतबार से, और वो इमरान खान है। और जाहिर है कि हमारे जो कुर्सी पावर है वो फौज के पास है। तो मुल्क जो है वो इन दो पटड़ियों के ऊपर इस वक्त चल रहा है, जो एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रही और मिलेंगी भी नहीं, और मुतहारिब है। और एक तरफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की ताकत है और दूसरी तरफ इमरान खान की पॉलिटिकल ताकत है, और दरमियान में इसके कुछ है नहीं। तहरीक इंसाफ के पास लैक ऑफ आइडियाज़ है, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। बाहर जो लीडरशिप है वो ऐसी लीडरशिप पर इमरान खान ने बेसिकली तो उन्होंने बुज़दार मॉडल को एक्सटेंड किया है पीटीआई के ऊपर, जिसकी वजह से जो पीटीआई है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही। और ये जो तहरीक जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जिसमें अजान दे दें और ये कर दें, ये भी बेसिकली जो लैक ऑफ आइडियाज़ हैं उसी को ही रिफ्लेक्ट करती है। सियासी जमातों ने सियासी हिकमत अमली बनानी होती है। अगर आपने एक मजहबी हिकमत अमली बनानी है तो उसके लिए तो फिर मजहबी जमातें मौजूद हैं, वो तो वो करेंगी। तो इस वक्त मेरे ख्याल के अंदर जो तहरीक इंसाफ है बाहर, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस उसकी नहीं रह गई हुई है। इम्पोर्टेंस सारी की सारी जो है वो इमरान खान की। तो ये जो अजान वाली तहरीक है ये भी खान साहब के हुक्म पे ही चलना शुरू हुई है? मुझे पता नहीं है फ्रैंकली। अच्छा। आइडिया जो भी हो, लेकिन आइडिया इमरान खान तो देखें ना, इमरान खान के पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो लैक ऑफ इस वक्त उनको तो पता भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, क्या करना है। मेरी नज़र में इस वक्त अगर हुकूमत के लिए अगर कोई तहरीक ख़तरनाक है तो वो ये जजेस और लॉयर्स की जो तहरीक है वो ये ख़तरनाक है। और इसमें भी मुझे नहीं समझ आया कि क्यों गैर ज़रूरी तौर के ऊपर जहांगीरी साहब को रोका गया। और अब वो आप देखेंगे कि ये मसला जो है वो आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। और इस वक्त मेरी नज़र में जो तहरीक इंसाफ का अगर मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ तो मेरी नज़र में तो उनको फिर उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बजाय इधर उधर के। आप पेशावर में जलसा कर देंगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा,
ये कर लेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उन्हें उस पे फोकस करना। तो आप कह रहे हैं हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो वकला में से निकलेंगी। यहाँ पे जो इत्तेहाद बन रहा है या बहुत से लोग नवीद दे रहे हैं कि कोई तहरीक एक बड़ी मुनज़्ज़म बनने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये आप उसी तरफ ही इशारा कर रहे हैं? आपका भी इशारा वकला की तरफ ही है? लॉजिकल है ना, देखें ना, एक तो इसमें वक्त टाइमिंग बड़ी बुरी है। अगर आप हुकूमत के नुक्ते नज़र से देखें तो जिसने भी पॉलिसी बनाई है, जाहिर है कि वो लॉयर्स पॉलिटिक्स से तो बड़ा आगाह नहीं थे। उसके देखिए ना, अब इसके नतीजे में हुआ ये है कि अगले महीने में पंजाब बार काउंसिल के, पाकिस्तान बार, फिर सारे जो सूबाई बार काउंसिल्स हैं उनके इलेक्शंस हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन है, और ये जो अगले 3 महीने हैं ये तो लॉयर्स के इलेक्शन के बाद इलेक्शन है। तो इस एक पहले ही इतनी जो गर्म फजा है उसके अंदर जो है वो ये तो चिंगारी लगाने वाली बात है। सो अगर तो थोड़ा बहुत भी ये मोमेंटम गैदर हो गया तो ये इसकी प्रॉब्लम हुकूमत को ज़्यादा आएगी बनिस्बत किसी और तरीके। तो आपने फरमाया कि खान साहब ने पार्टी के अंदर भी क़यादत लाते हुए बुज़दार मॉडल को एक्सटेंड कर दिया है। चौधरी साहब, मॉडल तो वो एक्सटेंड होता है जो कामयाब होता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है या खान साहब कि बुज़दार वाला मॉडल भी चंगा सी? नहीं, बुज़दार वाला मॉडल क्या था? बुज़दार का मॉडल ये था कि मैं इस्लामाबाद में बैठ के हम पंजाब चलाएंगे। वो कामयाब नहीं हुआ। इसी तरीके से अब जो खान साहब ने मॉडल बनाया है वो यही है कि वो कहते हैं कि जेल से बैठ के सारी पार्टी जो है वो मैं चलाऊँ, उसके फिर अपने रिपरकशंस हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर इट्स अ डायरेक्ट कंट्रोल मॉडल जो कि पार्टी के ऊपर लगा है। उसके बाद ज़ाहिर है, देखिए ना, ये जो सलमान राजा हो गया, गौहर हो गया, ये जो बाकी लोग आए हैं, वकास वगैरह, ये तो पीटीआई के तो लोग ही नहीं हैं, और इनको तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ही खान साहब ने अपॉइंट किया है। और ज़ाहिर है इन्होंने फेल होना ही होना था, इनका कसूर तो नहीं है, ना ही इनकी कोई ट्रेनिंग है। ये सब लोग तो कोई 10-10 महीने से पॉलिटिक्स में है, 12 महीने से पॉलिटिक्स में है, इससे ज़्यादा की तो इनकी हैसियत नहीं है। लिहाजा उन्होंने तो नाकाम होना ही होना था। और जो असल मॉडल था वो तो यही था ना कि खान साहब का कि मैं खुद ही पार्टी जो है वो चलाऊंगा। वो मॉडल अब चल रहा है, वो इस लिहाज से तो कामयाब है कि इमरान खान ही के इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स आ गई है। सो इमरान खान के नुक्ते नज़र से तो ये एक बड़ा अच्छा कामयाब मॉडल है। लेकिन इमरान खान के लिए कोई आसानी तो नहीं है इस मॉडल में से? इमरान खान के लिए कोई रास्ता तो नहीं निकल पा रहा? हाँ, नहीं, ये प्रॉब्लम ज़रूर है। 2 साल हो गए हैं उन्हें जेल में, और इसका नुकसान फिर उनको ये हो रहा है कि कोई पार्टी के बाहर जो लोग हैं वो कोई स्ट्रेटजी बनाने के उस तरह से काबिल नहीं है कि वो इमरान खान को बाहर ला सकें। इसका उन्हें नुकसान है। लेकिन देखिए ना, अब आई डोंट नो इसको आप किस तरह से इसको कामयाबी लें या नाकामी लें, क्योंकि हर आदमी की एक अपनी इंटरप्रिटेशन होगी। एक इंटरप्रिटेशन ये भी तो हो सकती है ना कि देखिए पूरा मुल्क इस वक्त इमरान खान ही के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और पाकिस्तान की सियासत हो, मीडिया हो, कुछ हो, इमरान खान के बगैर नामुकम्मल है, तो इसका फिर फ़ायदा भी तो। अच्छा, ये जो आपने कहा ना अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में, 2 ताकतवर, एक को आपने कहा कि एक के पास सियासी ताकत है और एक के पास दूसरी ताकत है। इन ताकतवरों को कौन मिलाएगा? ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना वो मैंडेट है, ना वो सोच है। आप जैसे लोग बाहर हो गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही पार्टी के सदर हैं मेरे ख्याल में इस वक्त, लेकिन मुझे कहीं पे प्रैक्टिकल वो भी नज़र नहीं आते। ये शाह महमूद कुरैशी अंदर है, यही लोग हुआ करते थे ना, आप लोग ही थे। हाँ बिल्कुल, देखते हैं शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर आते हैं और वो कुछ ऐसा जो है करते हैं, बट शाह महमूद कुरैशी साहब को फिर पहले पार्टी के अंदर रिकग्नाइज करना पड़ेगा ना। तो अब देखते हैं उनको वो रिकग्निशन पार्टी में मिलती है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो जो लोग भी जेल में हैं, चाहे वो एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन हैं, जो लोग बेचारे जो है सालों से छुपे हैं, हमाद अजहर हो गए, असलम इकबाल साहब हो गए, इन सब लोगों की फ्रैंकली पार्टी में तो कोई रिकग्निशन या हैसियत नहीं है। सो देखते हैं शाह साहब निकलते हैं तो उनके क्या, उनकी कोई हैसियत मिलती है, उनको रिकग्निशन मिलती है। आपको कोई दूसरा रास्ता नज़र आता है? आप एक रास्ता तो है जिसकी तरफ मैं और आप दोनों देख रहे हैं, वो रास्ता ये है कि 2 जो ताकतवर हैं उनके दरमियान जो गलत फहमियाँ वो किसी तरह से दूर हों। इसके अलावा भी कोई रास्ता नज़र आता है आपको? ये सारा जिस मसले में तहरीक इंसाफ या इमरान खान उलझ गए हैं। लेकिन अब ये तो हुकूमत का भी तो देखे ना, इशू ये है कि या तो आप इमरान खान का जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है उसका कोई जवाब ढूंढ लेते,
उनका इशू ये है कि उनका जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की जो दो अलाय पार्टीज हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो तो बिल्कुल कोई सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट तो नहीं दे पा रही। और एक्चुअली उनका वजन भी सिर्फ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने ही उठाया हुआ है। और ना उनका जो है वो कोई इस वक्त कोई गवर्नेंस में कोई रोल है, ना उनका कोई और किरदार नज़र आता है, जिसकी वजह से बल्कि नुकसान ही हो रहा है। मसलन अब ये ख्वाजा आसफ ने जो बयान दिया है, आप देखें कि एटमी हथियारों वाला, ये इतना लीथल बयान है कि ये तो बिल्कुल उन्होंने इजराइल को और हिंदुस्तान को एक ब्लैंक चेक दे दिया कि आप जो भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है वो उसको आप बढ़ाएं। सो एक्चुअली तो ये जो हुकूमत है ये इतना बोझ बन गई है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि इमरान खान का कोई जवाब बना नहीं पा रहे, नैरेटिव की लड़ाई वो नहीं जो है वो लड़ पा रहे। सो अब उसका जवाब उनके पास भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप इमरान खान को देखें तो 2 साल से जो पॉलिसी है, एग्रेसिव पॉलिसी है, वो पे ऑफ नहीं कर रही। तो फिर आप उसका कोई अल्टरनेट सोचते हैं, कोई हल बनाते हैं, वो भी उस तरफ नहीं जा पा रहे। तो सफर पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं सारे। तो जिस इमरान खान को आप जानते हैं, क्या वो अपनी ये एग्रेसिव जो पॉलिसी है इससे आगे पीछे होंगे? वो नहीं होंगे। इमरान खान जो हैं, उनका जो मिजाज है, उनकी जो तबीयत है, आप ज़बरदस्ती उनसे चीज़ें नहीं मनवा सकते। देखिए, मैं उनके साथ 10 साल दिन रात मेरे उनके साथ गुजरे हैं। उनका ये मिजाज, कोई उनको अगर वो कहे कि कोई ज़बरदस्ती करके या ब्लैकमेल करके या इधर करके उनसे कुछ चीज़ें मनवा लेगा, बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। आपका खान साहब के बारे में वैसे क्या अंदाज़ा था जब ये कैद का शिकार हुए हैं? तो आपने क्या कहा था, ये समझौते पे आ जाएंगे या नहीं आएंगे कभी? मुझे एक लम्हा भी ये शक नहीं था कि ये समझौता करेंगे। मुझे बिल्कुल ये था कि ये जो भी मशवरा दिया गया है कि इमरान खान को 4 दिन में टूट जाएगा या 6 दिन में टूट जाएगा, ये बिल्कुल गलत मशवरा है। वो एक्चुअली फिर जो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जो मज़हब की तरफ, वो भी तो देखें ना, जो बिलीफ सिस्टम होते हैं ना, वो भी बहुत ताकत देते हैं। सो अल्लाह पे जो उनका ईमान है, मुआज़े के ऊपर जो उनका है, तसव्वुफ़ के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भी बहुत तक़वियत देती हैं ईमान को। और आपको इतनी, मैं समझता हूँ बड़ी उनके साथ जुल्म हुआ है 2 साल, जिस तरीके से उनको रखा गया है, बहुत जुल्म। तो बिचौई साहब, ये पाकिस्तान जंग जीत चुका है, पाकिस्तान का सऊदी अरब से माहिदा हो चुका है, बहुत से कहा जा रहा है इम्कानात हैं मज़ीद मुल्क भी आ जाएंगे इस मामले में। तो पाकिस्तान के हालात, तो पाकिस्तान तो विक्ट्री में है, और चाहे आप इसे हाइब्रिड निज़ाम कहें, चाहे जो भी कहें, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म मिल के इस निज़ाम को चला रहे हैं। ये विक्ट्री तो बहुत बड़ी हुई है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि ये जो सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और लेकिन देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये आपको सिर्फ ये नहीं होगा कि इस तरह के बड़े इक़दामात के नतीजे में आप ये ना समझिए कि ये चैलेंज फ्री होंगे। इसके अपने रिपरकशंस होंगे, इसके अपने चैलेंज होंगे। हिंदुस्तान और इसराइल हर मुमकिन तौर के ऊपर आपके ख़िलाफ़ अब इक़दामात करेंगे। बेहतर तो यही है कि इस मौके के ऊपर इससे फ़ायदा उठाया जाए, और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन है उसमें एक यगानगत लाई जाए, टेम्परेचर कम किया जाए। अदरवाइज़ ये भी जो चीज़ है, ये जो इवेंट है, इसके नतीजे में इवेंट्स क्रिएट होने हैं, और वो भी फिर पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा अगर हम आपस में इतने ज़्यादा इख्तलाफात का शिकार होंगे जितना अब है। तो चोई साहब, वो हुकूमत वाले तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत ही काम ख़राब कर दिया था, ख़ास तौर पे खान साहब के हवाले से उनके वज़रा भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो नाराज़ करके रख दिया था और फिर इतनी बड़ी कामयाबी इन्होंने ले ली है। तो हुकूमत तो इसका डंडोरा पीटेगी और पीटना भी चाहिए। ये ज़ाहिर है हुकूमत की कामयाबी है, वो इसको करेंगे भी, और बिल्कुल आपने सही बात कहा, करनी भी उनको ही चाहिए। लेकिन ये इमरान खान ने कर दिया था, वो कर दिया था। हमारे दौर में तो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे। हर वक्त की एक सिचुएशन होती है। आई थिंक हमारे दौर में भी अफगानिस्तान के अंदर जो बड़ी कामयाबी मिली थी दोहा में, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन हर इवेंट का एक अपना जो है फ्लेवर होता है, हर इवेंट का एक अपना होता है। तो ये भी बहुत बड़ा इवेंट है, इसको किसी तरीके से मिनिमाइज। आपने तो बड़ी बात है कि आप मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन आपने माना है कि हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। ये जाहिर है पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान की कामयाबियां तो देखिए, हम हुकूमत में हो ना हो, पाकिस्तान तगड़ा होगा तो ही हमारी कोई इज्जत होगी ना। या तो हमारी कोई हो ना कि हमने
बाहर बड़ी कोई जायदादें हों, हमने वहाँ चला जाना हो। वैसे अब तो जिनकी जायदादें हैं वो भी बस खतरे के ही शिकार है। अल्टीमेटली तो आपने अपने मुल्क ही आना होता है, मुल्क ही आपका जो है वो सबसे अहम चीज़ है, तो उसको तो आपने फ़र्क रखना हो। आखिरी सवाल ये बताएं कि आप क्यों नहीं, यानी चले तहरीक इंसाफ में आपकी वापसी का एक मसला अपनी जगह पे है और पता नहीं वो कब होनी है, कैसे होनी है, लेकिन आपसे गुजरात कितना दूर है? आप झेलम वाले हैं, गुजरात के पास जाएं, चौधरी परवेज़ इलाही को पकड़ें, कोई मुलाकात कहीं किसी जेल में कर सकते हैं तो करें, कोई रास्ता निकालें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो सब तो फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी किस्म की एक्टिविटी में, और उनकी सेहत भी शायद इजाज़त नहीं दे रही है। आपने तो कोशिश की है, इसका दूसरी बात मतलब ये है? हाँ, मैंने तो कई दफ़ा उनको कोशिश की बात करने की, मुलाकात, लेकिन बहरहाल वो अभी नहीं है। और जो असल में जो सवाल है, दूसरी तरफ वो ख्वाहिश भी नज़र नहीं आ रही। ये नहीं कि यहाँ पे ही है, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, वो भी तो कोशिश करते हैं कि हो, लेकिन वहाँ पे भी दूसरी साइड के ऊपर कोई ख्वाहिश तो हो ना। अभी तक तो कोई ऐसी ख्वाहिश नज़र नहीं आई। तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल हो, तो फिर आप कह रहे हैं कि हम भी एक्टिव हो जाएंगे, हम भी कोशिश कर लेंगे अपनी। कि हम तो इमरान खान के साथ है ना, हम तो कोई उसमें दो राय नहीं है, मैं तो इमरान खान के साथ करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, और मैं उनकी रिहाई चाहता हूँ। बाकी जो है कि बाकी जाहिर है कि देखिए ना, अब हमें जब कोई इख्तियार भी होना चाहिए ना कि उनकी तरफ से बात करने का, फिर ही आप कर सकते हैं। तो एक तो इख्तियार भी नहीं है, दूसरी बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कोई ख्वाहिश भी नहीं है। कोई ख्वाहिश भी हो, दोनों चीज़ें चाहिए। ऐसा कोई वक्त आएगा आपके ख्याल में आगे चल के कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बातचीत की ख्वाहिश भी पैदा हो जाएगी? और कोई हल ही नहीं है, अल्टीमेटली तो इधर ही आना है। अल्टीमेटली बातचीत ही चीज़ों हल होती हैं, और जाहिर है कि हमने पाकिस्तान के अंदर कोई जो है वो आप इसके अलावा जो तब्दीलियाँ आती हैं वो तो इतनी खुशकुन तो नहीं। लिहाजा बेस्ट यही होता है कि आप बातचीत करें, चीज़ों को मिल मिला के आगे चलने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, आप वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि इससे पहले भी सांगड़ में वाक़या पेश आया, फिर एक वाक़या सिंध में ये पेश आता है कि ऊँटनी की टांग तोड़ दी जाती है। और ये वाक़यात क्या है, इसका अगर आप बैकग्राउंड में जाएँ, क्या है कि आपके ऊँट ने, आपकी ऊँटनी ने मेरे यहाँ से पानी पी लिया, उसकी सज़ा उसी जानवर को दी जाएगी। अब जानवर को तो नहीं पता कि कहाँ से उसने पानी पी लिया, तो इस पर बात करेंगे। सिंध हुकूमत क्यों इन वडेरों के सामने बेबस नज़र आती है, ये वाक़यात क्यों रोनमा होते हैं? कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ होंगे, रहनुमा पीपल्स पार्टी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। सिंध में एक मरतबा फिर एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया, और ये वाक़या इंसानों के साथ तो जो हो रहा है, ये फिर एक वाक़या है कि ऊँटनी के पाँव काट दिए जाते हैं। और ये अजीब बात यह है कि सिंध हुकूमत नोटिस तो लेती है, इससे पहले भी सांगड़ में वाक़या पेश आया, लेकिन दोबारा ये वाक़या पेश क्यों आ जाता है, इसकी नौबत क्यों आती है? क्या सिंध हुकूमत वडेरों के सामने बेबस है? ये सारी बातें कादर मंदोखेल साहब से पूछेंगे। आप रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली हैं। मंदोखेल साहब, ये पहली मरतबा तो नहीं हुआ, ये फिर हो गया है, ये इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आते हैं सिंध में? देखिए फारूक वड़ाई साहब, यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है, यकीनन एक दरिंदे है जो इंसानों से तो शायद लड़ते होंगे, जानवरों को भी नहीं छोड़ा। अब अगर एक ऊँटनी पानी पिया उन्होंने या उनके खेत में दाखिल हुई है, तो आप बुरा भला कह दें उसके मालकान के खिलाफ केस कर दें, मालकान को जो बुरा भला कहना कह दो। एक जानवर बेज़बान का क्या कसूर, उसको क्या पता होता है कि ये फलां का खेत है, ये फलां का पानी है, फलां का हुआ है। तो यकीनन एक अफसोसनाक, आपको मेरे ख्याल में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहले भी जो इस तरह वाक़या हुआ तो सिंध हुकूमत ने एक्शन लिए, शाजिया मरी साहब के हल्के का था और उन्होंने बाकायदा उसको मसनूई टांग लगा के दी है। और इस मरतबा फिर वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पे उन्होंने एक मरतबा फिर नोटिस दिए और उनको ऊँटनी को कराची मुंतकिल किया गया है उसके इलाज मुआलजे के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि अप्रिसिएशन तो बनता है ना सिंध हुकूमत का। लेकिन अगर आपका सवाल है कि ऐसे वाक़ये बार बार क्यों होते हैं, तो एक ज़हनी जो लोगों का एक सोच है या जानवरों के साथ भी उनका ये सलूक है, उनको कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताओ, सिंध हुकूमत उसको कैसे दूर करती है? आप ही कोई फार्मूला बता दे, मैं क़यादत के सामने रख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप तक ये वाक़या कैसे पहुंचा? सोशल मीडिया के जरिए? नहीं, सोशल मीडिया तो वैसे ही चलते रहते हैं, लेकिन लोकली भी तो वहाँ लोग बताते हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, वर्कर रहे, सब बताते हैं। तो यकीनन बात कोई चुपती तो नहीं है ना। और फिर जिसका खेत है
और जिसकी ऊँटनी है, तो ज़ाहिर बात है वो लोकल क़यादत से मुलाकात हुई है, उनकी आप सामने मीडिया में भी आ गई है, तो सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे चला गया तो यकीनन फिर आप और दूसरे और मुझ तक भी ये इत्तला पहुँच गई है उस हवाले से। आपने पूछा ना कि कैसे रोकें, आप ही बता दें कोई फार्मूला। मैं अगर मेरे पास सिंध हुकूमत होती तो फिर मैं करके दिखा देता आपको। अभी तो मेरे पास हुकूमत नहीं, आप लोगों के पास है। भाई यूँ समझ लो, आप वज़ीर आला सिंध 2-4 मिनट के लिए बता दो क्या एक्शन लेते आप? भाई मैं पहली मरतबा जब ये वाक़या पेश आया था, इतनी सख्त सज़ा होती, इतनी तेज़ी से ये अमल होता कि उसके बाद किसी की ये हिम्मत ही ना पड़ती, फिर मैं इसके लिए शऊर के लिए काम करता। वहाँ पर ये क्या मसला है, यानी सिंध के देहातों में ये क्या मामला है कि भाई अगर किसी के जानवर ने कहीं से पानी पी लिया है, जानवर को तो नहीं पता ये फ़लाँ का खेत किसका है, किस वडेरे का है, किस जागीरदार का है। तो मैं कम से कम कोशिश करता इसी सिस्टम के थ्रू कि इबरत का निशान बनाया जाता ताकि आइंदा कुछ ना होता, और फिर अवामी शऊर के लिए भी काम करता। ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया? जी 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 बिल्कुल। अल्लाह आपको वज़ीर आला बना दे किसी भी सूबे का और फिर आप एक्शन ले। लेकिन आप मुझे एक बात बता दें, बैसत कानून के तालिब इल्म या इंसानी हुकूक का रुकन की हैसियत से हमारे सामने बहुत सारे केसेस आते हैं। क्या जो पाकिस्तान में जो रेप के केसेस है या ज़ैनब की एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उसके बाकायदा पूरा पाकिस्तान ने एहतजाज किया और बाकायदा एक ज़ैनब बिल के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ। क्या रेप के केसेस कम हो गए? क्या रेप के केसेस ख़त्म हुए? क्या ये जो बच्चों के साथ ज्यादती वाले केसेस है, जो ये पहले जो सता कसूर जिला कसूर में था और उसके बाद अभी कराची में 100 बच्चों के साथ ज्यादती की, आज ही उसको सिटी कोर्ट कराची में उसको पेश किया मुलजिम को जो बाकायदा वीडियो बनाते थे, क्या ये कम हो गया? तो यकीनन आप ये समझ लो कि हुकूमत सख्ती भी करती है, सजाएं भी देती है, पूरी तौर पे पकड़ भी लेती है, और उसके बावजूद वो इस तरह के वाक़यात जो है ना वो कम तो नहीं हो रहे। अगर आप ये कहें कि नहीं जी अब सिंध हुकूमत सब लोगों की जो है ना वो ब्रेन वॉश कर दे और सब लोगों को इस तरकीब दे, ये तो सिंध में तो नहीं हो रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। नहीं होना चाहिए, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब कानून के आप कानूनदान हैं मंदो खेल साहब, आप असम्बली में बैठे हुए हैं। अगर आपके मुंह से ये बात निकले कि देखें ज़ैनब के मुजरिम को सज़ा भी मिल गई है लेकिन कौन से रेप कम हो गए हैं, तो ये इतनी मायूसी अगर वहाँ से आएगी तो नीचे अवाम तो फिर कहेगी भाई ठीक है जो हो रहा है होने दें। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि ज़ैनब केस इतना हाईलाइट हुआ था, बाकायदा एक बिल पेश हुआ, बिल पास है पाकिस्तान में ज़ैनब बिल के नाम से, उसके बावजूद कमी तो नहीं हुई है। उस इलाके में इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया दोबारा। उस इलाके में जहाँ पे ये वाक़या, जहाँ से वो थी बच्ची, वहाँ पर ये दोबारा उस तरह की कोई मिसाल नहीं आई, क्योंकि इतनी स्पीडी सारा कुछ हुआ। यहाँ पर गालिबन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उसके बाद उस इलाके में कुछ नहीं हुआ। पूरे मुल्क में तो जारी बात है उसकी एक रेशो है, वहाँ पर तो रेप भी हो रहे हैं, सारे क्राइम भी हो रहे हैं। देखिए अगर आप इस तरह कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि शाजिया मरी के इलाके में वो वाक़या जो हुआ था उस इलाके में तो नहीं हुआ। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ज़ैनब केस के बाद जो एक खातून जो लाहौर और सियालकोट मोटरवे पे जो उनके साथ ज्यादती हुई है बच्चों के साथ, वहाँ पे एक मोटरवे में जो गाड़ी खराब हो गई थी, तो इस तरह तो वाक़यात मैं कहता हूँ कानून सख्त से सख्त होनी चाहिए और हो भी रहे। मंदो खेल साहब ये बात फिर किसी और तरफ निकल जाएगी, आप बाद में मेरे खिलाफ मुजाहरे करेंगे कि ये सिंध को इस तरह बदनाम कर रहा है, पंजाब में बैठा हुआ है, इसको रहने दें। ये बहस बहुत आगे निकल जाएगी। वाक़यात पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मुझे उतना ही दर्द होता है अगर ये ऊँटनी लाहौर के किसी करीबी गाँव में होती या जनूबी पंजाब का कोई गाँव होता, मैं इसी तरह ही पूछ रहा होता। और आज अगर सिंध में ये वाक़या हुआ है तब भी मुझे उतना ही दुख है। देखिए मैं आपको जवाब और देता हूँ, आपको एक और देता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने एक्शन लिए, पहले भी आप मान रहे हो कि पहले वाले केस में भी एक्शन लिए, मुलजिमान गिरफ्तार हो गए, इस वाक़े में भी लिया। आपको पता है बहुत सारे लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि ये जो इंसान मर रहा है, ये जो सैलाब में डूब रहा है, उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं है, ऊँटनी के ऊपर एक्शन। तो बाज़ लोग तो इस सोच के भी है, अब उसको क्या करेंगे, लेकिन हमने अपना काम करना है। इस वाक़े पे क्या हुआ जरा मैं जानना चाह रहा हूँ। इस वाक़े पे अब वो जो जिन्होंने ये किया है इस वक्त वो सलाखों के पीछे हैं जी। इसमें जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और बाकी नहीं हुआ है, तो यकीनन वो गिरफ्तार हो जाएगा। जाए कि जंगल में आगे पीछे छुपता रहेगा, कितने दिन छुपेंगे, गिरफ्तार होंगे। जब पहले गिरफ्तार हुए थे तो अब कौन से बचेंगे, बच नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज़ और करूँगा, फिर आप कह रहे हैं मायूसी वाली बात करेंगे। हम तो एज ए हुकूमत, एज ए इंतज़ामिया, हम तो पकड़ के उनको जेल के हवाले करें, उसके बाद तो फिर अदालतों के सुपुर्द है।
कि उनको सजा कितने देर में देती है, कितने सजा देती है, क्या करती है, तो फिर अदालतों के ऊपर है। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी, अदालतों के सामने भी हम सबूत पेश करेंगे और अल्लाह न करे आइंदा ऐसा हो तो इससे भी ज्यादा सख्त सजाएं देंगे और हुकूमत खड़ी होगी। लेकिन ये चीज जान के आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखिए, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको, आपने एक्शन लिया, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उसके खिलाफ भी खड़ी हो जाती है और एक्शन लेती है। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे दोबारा कोई तीसरा वाक़या खुदा ना खास्ता ना हो कि मुझे फिर आप कहें कि देखें सिंध वज़ीर आला ने फिर एक्शन ले लिया है, फिर वो मुजरिम पकड़े गए। मोहतरम, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, लोगों के जहन में क्या है, पाकिस्तान के यासीन के कोने कोने में लोगों को ब्रेन वॉश तो नहीं कर सकता है ना। ये तो कैपेबिलिटी पाकिस्तान के, अमेरिका और रूस के पास भी नहीं है। कौन आदमी क्या हरकत करता है, क्या जुर्म करता है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन हमारा आपका काम ये है कि मीडिया पे हाईलाइट करना, उसको गिरफ्तार करना, अदालत ठीक है, हमारा ये काम, दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। तब जाके रुकेगी ना मामला। ये एक आखिरी बात लेते जाएं, ये जो आप कह रहे हैं ना अदालती सिस्टम उनको छोड़ देता है, तो ये अदालती सिस्टम ठीक करने के लिए आपने अभी तरमीम की है ना, आप अपनी मर्जी से जब आपका दिल चाहता है तरमीम कर लेते हैं ना। हमें ये अदालती सिस्टम ठीक करके दें, हमारे सामने एतराज़ ना रखें। मैं तो एंकर हूँ, अपना शो करता हूँ, आपसे सवाल पूछने की जसारत करता हूँ। हुजूर आप असेंबली में बैठे हैं, इस सिस्टम को ठीक करके दें हमें। जी, एक कानून मौजूद है, इंसदाद दहशतगर्दी का 1997 का कानून मौजूद है कि एक मुकदमा 1 हफ्ते के अंदर फैसला होगा। अब अगर अदालतें उसको 2-2, 4-4 साल लगा लेती है तो सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, या मुस्लिम लीग नून या कोर पीटीआई की हुकूमत क्या करेगी? हमारा काम है कानून साजी करना, हम कर चुके हैं। 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो। अब अगर 10 साल बाद एक शख्स को मैंने जो है ना वो अदालत में पेश करा है 28 साल बाद, और 38 साल बाद शहीद उल हक नामी 38 साल बाद बरी करा है इसको, तो अब ये बताए कि ये सारा काम फिर अदालतों का है। और पश्तो में एक कहावत है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? हमने तो जज भी अपॉइंट कर दिए, हमने तो कोर्ट भी बना दिए, हमने खर्चात भी दे दिए, आगे फैसले तो जजेस ने करना है ना, आप और हम तो नहीं कर सकते ना। फिर चले ठीक है, आपने नीयत ली है, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया कादर मंदू खिल साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है कि हुजाज कराम जिन्होंने हज पे जाना था उनका डाटा लीक हो गया। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले 18 करोड़ पाकिस्तानियों का डाटा लीक हुआ था। ये डार्क वेब पे मौजूद है और ये बात कौन कर रहा है? चेयरमैन PTA ने ये इंकशाफात किए हैं ईवान की कमेटी के अंदर कि ये कैसे हुआ, ये डाटा किस तरह से यूज़ होता है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह से हो रहा है दिन दहाड़े, और इंकशाफात क्या हुए हैं। चेयरमैन PTA ने पार्लिमान की कमेटी में ये इंकशाफ किया कि हुजाज कराम जो हैं उनका डाटा लीक हुआ है। जो हाजी हैं हमारे, जिन्होंने अभी हज पे जाना है, उनका डाटा किस तरह से लीक हुआ, और इससे पहले भी ये इंकशाफात हुए हैं। और ख़ुद चेयरमैन PTA ये जब कहेंगे कि मेरा अपना डाटा लीक हुआ है, रो पड़ा हुआ है, तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, आप IT एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से ये बात करेंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये किस तरह से डाटा जो है ये लीक हो जाता है, कहाँ से ये डाटा उन्हें मिल जाता है, फिर डार्क वेब पे होने का क्या मतलब है, यानी ये बराए फ़रोख्त है, और इसको रोक कैसे सकते हैं हम? देखिए, डेटा जो आपका लीक होता है या चोरी होता है, या मैं एहतियात से अगर बोलूं जो लीक किया जाता है, वो डार्क वेब पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बिजनेस है जहां पे आपका डेटा सेल होता है। अब उस डेटा के मल्टीपल यूज हैं, वो आपके अगेंस्ट भी यूज होता है, और वो अब AI के मॉडल ट्रेन करने के लिए भी लोगों को चाहिए होता है। एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, पूरी दुनिया को आपका डेटा चाहिए। सो जहाँ तक बात है कि कैसे होता है, तो वो तो बहुत मल्टीपल सेगमेंट्स हैं कि क्या ये हैक हुआ है, क्या ये लीक हुआ है, क्या ये लीक किया गया है, या ये हमारी अपनी टेक्निकल सर्वर्स की मिसकॉन्फ़िगरेशन थी। क्योंकि हमने ये देखना है कि सारा कुछ क्यों होता है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, डोमेन है, जिस पे अनफॉर्चुनेटली हम काम नहीं कर रहे। तो इसको रोकने के लिए अगर हमारे पास विल है, जैसे कि ये बात हो रही है, तो इसके लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? आप कह रहे हैं पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर ये डाटा गया किस तरह वहाँ पे।
सर मेरा नहीं ख्याल कि ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि डेटा किस तरह से गया, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, और ये जो 3-3.5 लाख का डेटा कह रहे हैं, इससे पहले कुछ राइडर्स की एप्लीकेशन थी जिसमें 400 मिलियन का डाटा लीक हुआ था। ओवरऑल पाकिस्तान में 184 मिलियन से ज़्यादा लोगों के यूज़र नेम एंड पासवर्ड सर्वर पे एक्सपोज हैं। नादरा के साथ ये हो चुका है, बहुत से लोग चीज़ों के साथ ये हो चुका है। डाटा लीक कोई पहली बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम साइबर पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि अपने लोगों को कैसे पकड़ना है और डेटा की मिस यूजेज को कैसे पकड़ना है, रोकना है, उनको पनिश कैसे करना है। एक हम यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरा हम नीचे लेवल पे कुछ लॉज बना रहे हैं। पर मेरा ख्याल है कि इन लॉज से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने टेक विंग्स को स्ट्रॉन्ग करें। आप कंपनीज के लिए रेगुलेशन बनाएं कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान में आती है तो उनके एक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि आपकी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, आपके लोग जो सर्वर को देख रहे हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। वहाँ सिफारिश नहीं चलनी चाहिए, वहाँ रिश्वत नहीं चलनी चाहिए, वहाँ आप मेरिट से हटकर अपने रिश्तेदारों को भर्ती नहीं कर सकते ऐसे सेंसिटिव पोजीशन पे। अगर आप सारी पॉलिसीज बना दें, सारे रूल्स बना दें और साइबर सिक्योरिटी में अपने रिश्तेदार भर्ती कर दें, तो आपको क्या लगता है आप डाटा प्रोटेक्ट कर लेंगे? आई एम सॉरी, आप रूल्स पे भी पैसे वेस्ट करेंगे, आप पॉलिसीज पे भी पैसे वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने कॉम्पिटेंट लोगों को वो विंग नहीं दिया। चाहे आप पॉलिसीज बना लें, यहाँ पे पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन का चैलेंज है सर, वो हमसे नहीं हो रही क्योंकि कॉम्पिटेंट लोग नहीं है या कॉम्पिटेंट लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, आप ये कह ही नहीं सकते डेटा हैक हुआ। डेटा हैक भी हो सकता है और डेटा मिसकॉन्फ़िगरेशन से लीक भी हो सकता है और डेटा लीक किया भी जा सकता है। तो इस डाटा का इस्तेमाल आपने जैसे बताया था कि एआई को ट्रेन करने के लिए, और क्या यानी कितना बड़ा ये सिक्योरिटी रिस्क है? मैं चाहूँगा कि आम आदमी तक ये बात पहुँचे कि ये कितनी अहम बात है। सर देखें, पहले हम ना एआई का एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट है, पर मैं कहता हूँ एआई विदाउट डेटा इज नथिंग। अगर आप अपना डेटा प्रोटेक्ट नहीं करते, नॉट जस्ट प्रोटेक्ट, एक डेटा स्पेक्ट्रम डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सब कुछ डिफाइन करना ताकि एआई का फायदा उठाए। हम नहीं उठा रहे, हमारा डेटा लेकर चोरी करके, हैक करके, उसको स्ट्रक्चर करके, एआई के मॉडल्स को ट्रेन करके वो हमें बेचा जा रहा है, उल्टा हमें बेचा जा रहा है। घूम के हमारा डेटा हमारे पास आता है। आप जाएं चैट जीपीटी से किसी का पर्सनल नंबर भी निकलवा सकते हैं। आप मोस्टली लोगों के पर्सनल नंबर जीपीटी के पास पड़े हैं। आपको अगर सही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है ना सर, तो आप किसी का भी पर्सनल नंबर ले सकते हैं जीपीटी से। तो ये कहाँ से गया था डेटा, और हम क्यों जीपीटी यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे सारे सवालों का जवाब मिलता है यहाँ से। सो बेसिकली ये हमारा चैलेंज है कि हमने वैल्यू समझनी है कि लोग डाटा लेते हैं और फिर वो जो डेटा साइंटिस्ट बैठे हैं बाहर, जिनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मॉडल ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए होता है, वो डार्क वेब से डाटा खरीदते हैं। आजकल डार्क वेब पे डाटा की डिमांड बढ़ गई है, विजुअल डाटा की भी और टेक्सचुअल डाटा की भी, और उनके रेट भी बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि आगे ये अटैक आप पे और भी ज्यादा होंगे, डबल ट्रिपल अटैक होंगे, क्योंकि डाटा की डिमांड बढ़ गई है। सर्वर स्ट्रॉन्ग आ गए हैं, जीपीयू स्ट्रॉन्ग आ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा डेटा प्रोसेस करने वाली मशीन्स आ गई हैं, कंप्यूट सस्ती होती जा रही है, जिसकी वजह से डाटा के थेफ्ट बढ़ेंगे आपके। तो ये जो बात है कि हम अपना दिफा तो बहुत मजबूत कर रहे हैं, हम असला ख़रीदते हैं, हम अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, हमारी अफवाज हर तरह से, लेकिन ये भी तो अब आज की दुनिया में तो ये भी दिफा की बात है जो आप और मैं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल ये आपकी डिफेंस लाइन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी कोई राइडर की ऐप तो यूज की होगी ना, मैं नाम नहीं लेता, कोई तो की होगी। उसमें आप अपना नंबर तो देते हैं, बिल्कुल, आप रहते कहाँ, ट्रैवल करते हैं, आप अपनी लोकेशंस भी उसको देते हैं। जब कोई राइडर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट पाकिस्तान में आता है और वो कहता है मैं एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूं, तो कौन सा डाटा सिक्योरिटी ऑडिट होता है जो उनको ये अलाउ कर देता है कि हाँ जी आप लॉन्च करें और हमारे लोगों का डाटा लेना शुरू कर दें? कौन सा ऑडिट है? और वो कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं जो ये कर रहे हैं? आप तो मजबूरन यूज करेंगे। 400 मिलियन का डाटा ये उनका लीक हुआ है, 400 मिलियन। लोग मजबूरन अपना डेटा डालेंगे, बैंक्स की वेबसाइट पे भी डालेंगे, राइडर्स की एप्लीकेशन पे भी डालेंगे, फूड डिलीवरी एप्स पे भी डालेंगे, ऑनलाइन पोर्टल्स भी अप्लाई करेंगे। लोग इसको, पब्लिक नहीं रोक सकती, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम रुकेगा। नीचे अवेयरनेस देनी है
ऊपर कॉम्पिटेंट लोग लाने हैं और सख्त क्राइटेरिया बनाना है कि एनीबडी जो इस मुल्क में किसी का पब्लिक डाटा कैप्चर करने जा रहा है वो सर्टिफिकेशन लेगा गवर्नमेंट से कि ये देखें ये मेरी डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज हैं, आप मेरा डाटा ऑडिट करें, आपकी एक्सपर्ट टीम फिर मुझे डाटा प्रोटेक्शन और डाटा उसका इंटेग्रिटी का लाइसेंस देंगे, फिर मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। ऐसे जाके आप अपना डाटा मलिक साहब, हमारे पास रूल्स मौजूद नहीं है या उसकी एग्जीक्यूशन मौजूद नहीं है? सर 3 प्रॉब्लम है। नंबर 1, पहला तो ये है कि जो टूटे फूटे हमारे पास रूल्स हैं ना उनकी एग्जीक्यूशन ही नहीं है। नंबर 2, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रॉब्लम रूल्स से ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि आपने रूल्स तमाम बना दिया, आपने ना यूएस के रूल्स उठा के लगा दिए। एक मैं आपको बताता हूं, लेकिन जिन लोगों को आपने साइबर सिक्योरिटी में डाला, जिन लोगों को आपने ये टास्क दिया, हर डिपार्टमेंट में एक टीम होती है ना, गवर्नमेंट की भी एक टीम होती है, अगर वही काबिल नहीं है तो क्या करेंगे आप उन रूल्स का? अगर सर्वर ही कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो क्या करेंगे आप उन रूल्स का? आप तो बंदे पकड़ते पकड़ते अपना पूरा पैसा, पूरी मशीनरी और सब कुछ बंदे पकड़ने में लगा देंगे, बंदों को अंदर करने में लगा देंगे, जबकि जहां से इसको रोकना है वो आप कर नहीं रहे। तो रूल्स के बाद आपने कॉम्पिटेंट लोग, सही जगह, सही मेरिट पे जब आप लगाना शुरू करेंगे ना सर, टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, आपकी डेटा ब्रीच जो है बहुत कम हो जाएगी। क्या ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है या दुनिया में दीगर जो ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ भी हो रहा है? हमारे, अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे साथ भी हो रहा है, दुनिया के साथ हो रहा है, लेकिन दुनिया के साथ करने के लिए आपको बड़ा एक हैकर होना पड़ता है, एक्सपर्ट होना पड़ता है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होना पड़ता है। हमारा डेटा तो कोई भी आरागरा उठा के ले जाता है। आप कह रहे हैं हमारे साथ तो बड़ी आसानी से हो रहा है, बाकी लोगों का अगर डाटा चुराना तो बहुत मुश्किल काम है। माजरत के साथ वी आर सिटिंग डक्स। हमें कोई भी एरागरा जरा सी एफर्ट करेगा हमारा डाटा चला जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया सारी प्रोटेक्ट कर सकती है, बट ऐसा नहीं होता। साइबर सिक्योरिटी विंग से हम इंटरनेशनल काम करते हैं, जितना टाइम एप्लीकेशन को बनाने में लगता है ना, उतना टाइम उनकी साइबर सिक्योरिटी विंग से एप्लीकेशन अप्रूव करवाने में लगता है, उसको लाइव भेजने से पहले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है, और अगर खुदा ना खास्ता एप्लीकेशन कोई ब्रीच हो जाए तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देती है गवर्नमेंट। ये बड़ी अहम बात है आपने इरफान मलिक साहब आपने की कि इस वक्त साइबर सिक्योरिटी पे हमारा काम बहुत ज़रूरी है, और ये एक तशवीशनाक ख़बर है और ये वाक़या है। हुकूमत को, ख़ास तौर पे आईटी मिनिस्ट्री, इन सबको इस पे तवज्जो देने होगी। बहुत शुक्रिया आपका इरफान मलिक साहब, आप पे बड़ी तफसील से बात की। शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, और यही अहम बात है कि इस तरह के वाक़यात ये पहली मरतबा नहीं हुए, और जब इतनी बड़ी शख्सियत चेयरमैन पीटीए बता रहे हैं कि मेरा अपना डाटा अवेलेबल है, तो पाकिस्तान की जो अहम शख्सियात हैं उनका डाटा भी अवेलेबल होगा। ये सोचने की और समझने की बात है, और इस पर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों का डाटा महफूज हो सके, और हमारे लिए दिफाई तौर पर भी बहुत ही अहम चीज़ है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।